नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज 17 सितंबर की पहली और दूसरी, आज टोटल 2 शिफ्टें करवाने वाला हूं मैं आपको। ठीक है, तो आज अपन 2 शिफ्ट करेंगे। एक तो इसकी फर्स्ट शिफ्ट और आज इसकी दूसरी शिफ्ट भी अपन देखेंगे, यानी कि दोनों शिफ्टें एक साथ पढ़ाऊंगा मैं आज आपको। चलो मैं आपको बता दूं, अभी दिवाली ऑफर चल रहा है, नया बैच हमारा शुरू हो रहा है। अगर आप जीरो से लगा के बिल्कुल हीरो यानी कि अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल आपको बनना है, आपकी स्पीड बढ़ानी है, आपके मॉक टेस्ट में फुल स्कोर करना है, तो नया बैच शुरू हो रहा है मैथ्स और रीजनिंग का कॉम्बो लाइव। मात्र 599 रुपये में फीस है इसकी। 2 साल की वैलिडिटी मिलेगी। अभी 4 नवंबर से लाइव चलेगा। पूरा कोर्स हम रिकॉर्डेड भी आपको फ्री देंगे। रिकॉर्डेड में अभी जस्ट हमारा कंप्लीट हुआ है मैथ्स फाउंडेशन, रीजनिंग फाउंडेशन, वो कंप्लीट उसमें रिकॉर्डेड है। प्लस ये लेटेस्ट कंटेंट के साथ आप इसमें बिल्कुल जीरो लेवल से जीडी, एसएससी जीडी के एग्जाम से लेकर के आप रेलवे की सारी एग्जाम, एसएससी की सारी एग्जाम, व्यापम की सारी एग्जाम, बैंक, कैट, सीडीएस, जो भी सपने आपने देखे हैं देश भर की तमाम एग्जाम के, उसमें उसके लिए आप मैथ्स और रीजनिंग यहाँ से कवर कर पाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, के का वो न्यूनतम मान ज्ञात करो जिसके लिए 7 अंकों की संख्या है 6 से कट जाए। 6 से कटने के लिए वो 3 से भी कटनी चाहिए, 2 से भी कटनी चाहिए। 2 से कटने के लिए ये सम संख्या तो है। 3 से कटने के लिए क्या होना चाहिए, इसके अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो देखो 4 और 2 6, 3 से कटता है, 9 3 से कटता है, 8 और 7 15, 3 से कटता है, 6 भी 3 से कटता है। मतलब सब कुछ कट गया, तो के भी कटना चाहिए 3 से। 3 से कटने के लिए ये नंबर क्या होना चाहिए, या तो 3 का मल्टीपल होना चाहिए या 0 होना चाहिए। 3 का मल्टीपल ना ये है, ना ये है, ना ये है, 0 जरूर है ऑप्शंस में, तो 0 हो जाएगा। ये मेरे सवाल का आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये 0 होगा तो काम बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। 7200 रुपये पे 16% की दर से 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट, 9600 पे X% की दर से 4 साल के सिंपल इंटरेस्ट के बराबर है। 7200 रुपये के मूलधन, दर, समय पे जो ब्याज आएगा, बटे में 100 लगा सकते हो, बराबर इधर मूलधन, दर, समय, बटे में 100, 100 से 100 कट जाएगा, तो ये जो ब्याज है वो आपस में बराबर हो जाएगा। आप देखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 16 से कटेगा 16 छंग 96, ठीक है, 4 से कटेगा 4 छंग 24, 24 तिया 72, 3 तिया 9 आ गया, यानी कि ये x का मान हमारा 9 के बराबर आ गया, यानी कि 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी हमारी। पहली 47 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत बताना है। देखिए n प्राकृतिक संख्याओं का मतलब n लगातार प्राकृतिक संख्याओं के जो योग होता है वो होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। ये आपने पढ़ा होगा सबने, है ना। ये n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग होता है। जब मैं इसमें n का भाग दे दूंगा तो एवरेज आ जाएगा, तो ये n से ये n कट जाता है यहाँ पे, तो जो एवरेज होता है, एवरेज का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, बस। तो आप एक बात बताओ 47 संख्याएं हैं, तो 47 रख दो यहाँ n बराबर, तो n बराबर आप 47 रख दीजिए यहाँ पे, बस और कुछ नहीं है। तो 47 प्लस 1 48, है ना, इंटू 48, 47 और 47 गुना 94 और 1 95, 95 आ गया, है ना, डिवाइड बाय कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, 6 8 48, 8 बार कटेगा ये, तो 8 पंजे 40 का 0, है ना, 4 बचेगा, 8 9 में 72, 4 76, 760 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला। दुर्लभ सिक्कों के संग्रह में प्रत्येक 4 गैर सोने के सिक्कों के लिए 1 सोने का सिक्का है। यदि संग्रह में 20 और सोने के सिक्के जोड़े जाएंगे तो सोने के सिक्कों की संख्या गैर सोने के सिक्कों की संख्या का 2-3 रेशो है। संग्रह में सिक्कों की कुल संख्या अब कितनी है, देखो एक तो गैर सोने के सिक्के हैं, G फॉर गैर, S फॉर सोना, गैर सोना और सोना, है ना। ये बोल रहा है प्रत्येक 4 गैर सोने पे, तो 4 गैर सोने के सिक्के पे 1 सोने का सिक्का अवेलेबल है। ये बोल रहा है 20 सोने के सिक्के और आ गए, तो ये जो सोने के सिक्के हैं ये 20 और आ गए। अगर 20 सिक्के और आ गए तो एक बात बताओ, तो ये बोल रहा है सोने के सिक्कों की संख्या, यानी कि सोने के सिक्कों की संख्या और गैर सोने के सिक्कों की संख्या, यानी कि ये वाले का रेशो 2-3 आ गया, यानी कि ये रेशो 2 है, ये 3 है, उल्टा रेशो दे रखा है। ठीक है, चलो अगर इधर सिक्के मिलाए हैं, इधर तो नहीं मिलाए, तो ये बराबर होने चाहिए। इनको बराबर करने के लिए इस 3 का मल्टीप्लाई मैं यहाँ कर दूंगा ऊपर, इस 4 का मल्टीप्लाई मैं यहाँ कर दूंगा नीचे, तो 3 चौके ये 12 आ गया, 4 तिया ये 12 आ गया, 3 एकम ये 3 आ गया, 4 दूना 8 आ गया। ठीक है,
ये 3 था, ये 8 हो गया, यानी कि 5 मिलाया तो 5 की वैल्यू 20 आ गई, क्योंकि इधर 20 सिक्के मिलाए गए, यानी कि इसका 4 गुना आई है। ये बोल रहा है अब सिक्के कितने हैं, तो अब सिक्के हैं 12 और 8 20, यानी कि 20 की वैल्यू चाहिए। तो एक बात बताओ, 5 का 4 गुना होता है 20, इसका भी 4 गुना करोगे तो 80 आ जाएगा, यानी कि अब सिक्कों की संख्या 80 होनी चाहिए। 80 हमारे सवाल का आंसर आ जाएगा। एक दुकानदार चीनी को 44.8 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से बेचता है, 12% लाभ अर्जित करता है। पानी के रिसाव के कारण चीनी का 1/5 हिस्सा खराब हो जाता है। 5% लाभ प्राप्त करने के लिए चीनी का प्रति किलो सेलिंग प्राइस क्या होगा? देखो, चीनी इतने रुपए में 1 किलो बेच रहा है और 12% लाभ अर्जित कर रहा है। मैंने कहा देखो 44.8 रुपीज़ में 1 किलो बेच रहा है और लाभ कितना हो रहा है 12% का, यानी कि ये हो गया 112% की वैल्यू। तो 100% कितना होगा, यानी कि इसका क्रय मूल्य क्या है, ये आपका चीनी का कॉस्ट प्राइस आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि इस चीनी पे मुझे 5% का लाभ चाहिए। 5% का लाभ चाहिए, यानी कि मुझे इसको 105% में बेचना पड़ेगा, है ना। लेकिन 1/5 हिस्सा खराब हो गया इसका पानी लीकेज के कारण। तो मुझे बताओ ये जो हिस्सा आप बेचेगा, ये इसका कितना बेच पाएगा, खाली 4/5 हिस्सा। तो इसका 4/5 ही हिस्सा बेच पाएगा, तो 4 ये बटे में आ गया, ऊपर चला जाएगा ये 5। ये 100 से 100 कैंसिल हो गया। ठीक है, आप इसको काट दीजिए, ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ 0 लगेगा। देखो ये इसका सीधा सीधा 4 गुना लग रहा है ना। तो 112 एकम 112, 112 चौके 448, 2 दूना 4, 2 पंजे 10, है ना। 5 से 5 काट दो, 105 का डबल कितना आएगा 210, या ऐसे समझ लो कि 2 से ये 4 कटेगा 2 बार और 105 का आधा कितना हो जाएगा 52.5। तो 52.5 रुपीज़ आपका सेलिंग प्राइस बनना चाहिए, 52.5। ऑप्शन नंबर दूसरा आंसर आ जाएगा। अक्षरा और सिद्धार्थ क्रमशः 8 और 10 की स्पीड से P से Q तक 72 की दूरी तय करते हैं। सिद्धार्थ पहले Q पे पहुंचता है, तुरंत लौटता है, अक्षरा से स्थल R पे मिलता है। देखो यहां से मान लो अक्षरा और सिद्धार्थ चलते हैं, ये अक्षरा चलती है, ये सिद्धार्थ चलता है, यहां से यहां तक, ये पॉइंट P हो गया आपका, है ना। P से Q तक जाते हैं, ये मान लो ये पॉइंट यहाँ पे Q है, ये 72 किलोमीटर दूर है एक दूसरे से। P पॉइंट Q पॉइंट से 72 किलोमीटर दूर है। ठीक है, चलो भैया, अब ये बोल रहा है कि अक्षरा 8 की स्पीड से आगे बढ़ती है, से सिद्धार्थ 10 की स्पीड से आगे बढ़ता है। ये बोल रहा है सिद्धार्थ Q पे पहुंचता है, ये जो सिद्धार्थ जिसकी स्पीड ज़्यादा है ये Q पे पहुंचता है, और यहाँ से पहुंचने के बाद जैसे ही यहाँ पहुंचा पलट के वापस आता है, तो ये P से R पे मिलता है इसको, अक्षरा को यहाँ पे। मतलब मैं ये कह रहा हूँ समझना कि ये जो अक्षरा है वो चल के यहाँ तक आ गई, उतनी देर में ये जो हमारा सिद्धार्थ है वो यहाँ आ गया और ये इसको यहाँ से मिलता है। ये पॉइंट R हो गया। तो ये बोल रहा P से R की दूरी बताओ, ये P से R की दूरी बताओ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो जितनी देर में सिद्धार्थ यहाँ से घूम के यहाँ आया, उतनी देर में मात्र अक्षरा यहाँ पे आ पाई। टाइम कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट होगा तो देखो एक अक्षरा है एक सिद्धार्थ है। अगर टाइम नियत है, समय नियत है, समय क्या है नियत है, टाइम कांस्टेंट है। तो अगर टाइम कांस्टेंट है, एक बात बताओ, टाइम अगर कांस्टेंट हो गया तो जो स्पीड का रेशो होगा वही डिस्टेंस का रेशो होगा। एक बात बताओ, अक्षरा 8 की स्पीड से चल रही है, सिद्धार्थ 10 की स्पीड से, तो इनके डिस्टेंस का और टाइम का रेशो यही बनेगा कि 4 से 5, है ना। यही डिस्टेंस और यही इनकी स्पीड का भी रेशो बनेगा 4 से 5। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, अगर ये P से Q तक की दूरी 72 किलोमीटर दूर थी, तो पहले सिद्धार्थ पूरा 72 चला गया और वापस घूम के इतना आ गया और अक्षरा इतना चल रही, तो अक्षरा और सिद्धार्थ ने फिर 100 देखो मैं बताता हूँ, पहले सिद्धार्थ पूरा 72 गया, ये पूरा 72 गया सिद्धार्थ। फिर जब ये रिटर्न आ रहा था तो रिटर्न में से भी कुछ चल लिया ये और कुछ इसने चल लिया, तो 72 वापस हो गया, यानी कि 72 एक अकेले ने ट्रेवल किया, फिर दोनों ने मिलकर 72 दोनों ने मिलकर 144 ट्रेवल किया, तो दोनों ने मिलकर 144 ट्रेवल किया। मैं कह सकता हूँ क्या, दोनों मिला के 9 ट्रेवल करते हैं, 9 की वैल्यू 144 है, एक की वैल्यू 16 आ गई, एक की वैल्यू 16 आ गई, एक यूनिट का मान 16 आ गया। तो ये बोल रहा P से R की दूरी कितनी है, ये P से ये R है, तो P से R तक की दूरी किसने ट्रेवल की थी, खाली अक्षरा ने। अक्षरा की स्पीड का रेशियो कितना है 4 यूनिट है, तो 4 की वैल्यू निकालो, 16 चौके 64,
यानी कि 64 किलोमीटर मेरे सवाल का आंसर आना चाहिए। आ रहा है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। के किस मान के लिए इस समीकरण का कोई हल नहीं है, नो सॉल्यूशन। तो आप डायरेक्ट देख सकते हो यहाँ पे के बटे में 7 है और -15 बटे में 21 है। यानी कि आप ऐसे देखो कि ये 7 से 21 हो गया 3 गुना, तो ये किसका 3 गुना है बताओ? 5 का। बताओ। अरे बहुत रद्दी क्वेश्चन है, हर चीज में क्या इक्वेशन बनाना है। ये देखो 7 से 21 हो गया तो 3 गुना हो गया, 7 से 21 3 गुना हो गया। ये किसका 3 गुना करें कि 15 आ जाए? 5 का। सीधी बात है। तो ये के का मान कितना आ गया यहाँ से? 5 है ना। के का 3 गुना होना चाहिए 15, तो के मतलब 5 है, 5 का 3 गुना 15। एपी और ए क्यू। अब देखो एपी ए क्यू सब है ना, एक सर्कल में दो कोडी हो सकती, वो हो सकती है, क्या बोलते हैं इसको, दो टेंजेंट हो सकती है। एपी ए क्यू केंद्र ओ वाले वृत्त के, केंद्र ओ वाले वृत्त के बाहर एक बिंदु ए है। यहाँ पे एक बिंदु ए है, यहाँ से ये एपी खींची गई, ये ए क्यू खींची गई, है ना, ए पी ए क्यू। ठीक है, ये बोल रहा है पी ए क्यू 40 है, पी ए क्यू, ये वाला एंगल 40 डिग्री है। आपसे क्या पूछा? पी ओ क्यू बताओ, पी ओ क्यू। ये वाला एंगल हमेशा, इन दोनों का योग हमेशा 180 होता है। ये 40 है तो ये 140 डिग्री होगा। एक्स बड़ा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² 83 है, तो ये क्यूब में पूछा है। बेसिक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इतना है, तो x प्लस 1/x कितना होगा? रिवर्स पैटर्न लगा दो यहाँ पे। रिवर्स पैटर्न के लिए क्या करते हैं? रूट लेके 83 में से 83 में 2 जोड़ते हैं कि 2 घटाते हैं? प्लस में चाहिए तो प्लस का, अच्छा प्लस के मत निकालो क्योंकि माइनस का क्यूब चाहिए, तो यहाँ पे माइनस निकाल लो। x माइनस 1/x, तो यहाँ पे माइनस का 2 हो जाएगा, तो 83 माइनस 1 81 आ जाएगा रूट में। रूट में 81 का मीन्स होता है 9, है ना, ये 9 आ जाएगा यहाँ पे। अब हमें चाहिए क्यूब उसका, तो x क्यूब माइनस 1/x³ निकालना है, तो ये क्या आएगा? ये आएगा 9 का क्यूब प्लस 3p, यानी कि 3 × 9 27, तो 9 का क्यूब 729 प्लस 27, यानी कि 7 और 9 16 की 6, 2 2 4 5, और ये 756 आंसर आना चाहिए इसका, 756, है ना। बेसिक अलजेब्रा है, कुछ नहीं है। 10 20 20 भुजा वाले त्रिभुज एबीसी तथा 13 कर्ण और लंबों में से 12 सेंटीमीटर के एक लंब वाले समकोण त्रिभुज PQR के एरिया में कितने का अंतर होगा? बेसिक सवाल है। देखो 10 20 20, अब दो भुजाएं सेम है, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज है, तो मैंने कहा ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है? 13 कर्ण है और लंब दे रखा है, तो कर्ण 13 है, लंब 12 है, तो 12 13 5, यानी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये दो ट्रायंगल दे रखे और कुछ नहीं है, इनके एरिया का डिफरेंस पूछा है। तो मैंने कहा देखो एक ट्रायंगल की दो भुजाएं हैं 20 20, मान लो ये भुजा 20 है, ये भी भुजा 20 है, तो ये क्या हो गई? हाइट इसकी, मतलब बेस हो गया 10 इसका। अब जैसे ही मैं अगर इस पे परपेंडिकुलर डाल दूंगा तो ये 5 इधर आ जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, पूरा 10 हो गया। क्यों? क्योंकि समद्विबाहु जो, अरे यार समद्विबाहु त्रिभुज की क्या प्रॉपर्टी है? पहले तो उसके दो कोण बराबर होते हैं, दो भुजा बराबर होती है। सामने वाली भुजा से जैसे आप शीर्ष से एक लंब खींचोगे, शीर्ष लंब कहेंगे उसको, तो वो सामने वाली भुजा को भी दो बराबर भागों में बांटेगा। पूरा 10 था तो ये 5 5 आ जाएगा। यहाँ से राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो मैं हाइट निकाल लूंगा। यहाँ से इसकी हाइट कितनी आ जाएगी? हाइट हो जाएगी 20 का स्क्वायर 400 माइनस 5 का स्क्वायर 25, 400 माइनस 25 यानी कि 375, 375 आ गया रूट में। तो मैं लिख सकता हूँ 25 इंटू 25 एकम 25, 25 पंजे 125, 5 रूट 15 आ गया। ये 25 का 5 बाहर आ जाएगा रूट अंदर, तो 5 रूट 15, यानी कि इसकी जो हाइट बनेगी, ध्यान से समझना, जो इसकी हाइट बनेगी वो बनेगी 5 रूट 15, तो 5 रूट 15 ये इसकी हाइट बन जाएगी यहाँ पे 5 रूट 15, ठीक है, 5 रूट 15 आ गई। चलो अब एक बात बताओ, यहाँ पे इसका कर्ण 13 है और लंब कितना है? 12 है, तो इसका बेस कितना होगा? 5 होगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इनके एरिया में डिफरेंस पूछा है, तो इसका एरिया कितना बनेगा? तो देखो इस ट्रायंगल का एरिया बनेगा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, तो 1/2 आधार 10 है पूरा, इंटू ऊंचाई है 5 रूट 15, है ना, माइनस इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? 1/2 गुणा 12 पंजे 60, 60 का आधा 30, 1/2 इंटू 12 इंटू 5। देखो 2 से ये 10 कटेगा 5 बार, 5 इंटू 5 25, 25 रूट 15 आ गया ये,
माइनस 2 से 12 कटेगा, 6 बार 6 पंजे 30 आ गया ये। एक बात बताओ, 25 रूट 15 माइनस 30, यानी कि एक काम करो ना, रूट 15, अब ये कितनी वैल्यू दे दी इसने, रूट 2 रूट 3 रूट 7 रूट 13 रूट 15 ये रहा यहाँ पे, आप इसकी वैल्यू यहाँ रख दीजिए। इतनी सारी वैल्यू क्यों दी इसने, मुझे समझ में नहीं आ रहा। रूट 15 आ गया, तो देखो 25 इंटू रूट 15 की वैल्यू है 3.87 माइनस 30, 25 सते 175 की 5 हासिल 17 बचेगा, 25 अठे 200 और 17 217 की 7 हासिल 21 बचेगा, ठीक है। और 25 थे 75 और 21 कितना आ गया, 5 और 1 6 9 96 है ना। तो 96.75 माइनस 30 आ गया ये, आप इसको घटा दीजिए, कितना आ गया 0.75, 6 माइनस 0 यानी कि 6, 9 माइनस 3 यानी कि 6, 66.75 आंसर आना चाहिए। ये लो आंसर आ गया 66.75, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है। उस त्रिभुज का केंद्रीय कोण की माप क्या होगी जिसका एरिया ये है और त्रिज्या ये है। देखो आपको उस त्रिभुज का, उस त्रिज्याखंड का आपसे क्या पूछा है, उस त्रिज्याखंड का एरिया दे रखा है मुझे और रेडियस दे रखी है। तो देखो ये हमें एंगल निकालना है, उसका एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल निकालना है मुझे, जिसकी रेडियाई कितनी है 8 है, और इसका जो एरिया है, जो एरिया ये वाला, ये हमें 16 पाई दे रखा है। तो देखो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360, तो पाई आर का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर 64 इंटू थीटा बाई 360, थीटा निकालना है आउट ऑफ 360, बराबर एरिया कितना है 16 पाई है। बताओ पाई से पाई कैंसिल हो गया, पाई पाई का हिसाब कर दिया, 16 चौके 64, 4 बार कटेगा, और 4 से 360 कटेगा 90 बार, और ये 90 चला जाएगा वहां पे, तो थीटा आ जाएगा 90 डिग्री के बराबर, ठीक है। किस कोण पर चाप की लंबाई वृत्त की परिधि की आधी होगी। देखो ये वृत्त है, ये बोल रहा है किस कोण पे चाप की जो लंबाई होगी, यानी कि ये वाला जो चाप है इसकी लंबाई परिधि के आधे के बराबर होगी। देखो मुझे एक बात बताओ, ये पूरी परिधि है, अगर इसकी आधी करनी है परिधि, तो आधी तब होगी जब ये बीच में आएगी लाइन इस तरीके से, समझ रहे हो हैं। अगर मुझे ये आधी लंबाई निकालनी है ये वाली, कि भैया ये जो चाप है ये पूरी परिधि की आधी कब होगी, जब केंद्र पे कोण कितने का बनेगा 180 डिग्री का बनेगा, तभी हो सकता है ऐसा। तो 180 डिग्री आंसर आ जाएगा। एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि 44 है। बर्तन बेलनाकार है, देखो मैंने बताया था आपको कि ये बेलनाकार बर्तन है, ये बताओ ये बेलनाकार बर्तन है, इसके आधार की परिधि, अब आधार देखिए आप कैसा है इसका, ये आधार कैसा है, एक सर्कुलर है बिल्कुल, तो ये जो इसके आधार की परिधि है 44 है, तो आधार की परिधि क्या होती है 2 पाई आर होती है, तो 2 पाई आर यानी कि 2 इंटू पाई इंटू आर बराबर 44 है, तो 22 दूना 44 से 44 कट जाएगा, आर बराबर 7 आ जाएगा, तो यहाँ से आर बराबर कितना आ गया 7 आ गया। हाइट हमें 25 दे रखी है। हमें क्या बोला कितने लीटर पानी आ जाएगा, लीटर, अच्छा ये वैल्यू सेंटीमीटर में है, देखो सेंटीमीटर में है, हमें लीटर में पूछा है, ठीक है चलो, मतलब पानी इसमें कितना आएगा इसका आयतन निकालना है। तो वॉल्यूम क्या आएगा, वॉल्यूम होता है बेलन का पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22/7 है, रेडियाई कितनी आ गई 7, तो 7 इंटू 7 इंटू हाइट यानी कि 25, 22 सत्ते 154 होता है, तो 154 इंटू 25 आ गया है, ठीक है। चलिए आपसे बोला हुआ है, देखो ये वॉल्यूम है तो ये हमेशा सेंटीमीटर क्यूब में आया होगा, आयतन हमेशा क्यूब घात 3 में आता है। अगर देखो, और हम जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर को 1 मीटर बोलते हैं, अगर मैं 100 का भाग दूंगा तो ये घात 3 से 1 हट के 2 बचेगी, फिर मैं एक और 100 का भाग दूंगा तो घात 2 से हट के 1 बचेगी,
फिर मैं एक और 100 का भाग दूंगा तो सेंटीमीटर अब हट जाएगा और मीटर में बन जाएगा। तो ये वैल्यू पूरी मीटर में आ गई है। अब हम जानते हैं कि 1 लीटर में 1000 घन मीटर होता है। तो अगर मुझे इसको घन मीटर में, चूंकि आयतन है तो घन मीटर में चाहिए, तो इसमें 1000 का मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि ये वैल्यू पूरी मीटर में थी। मीटर को लीटर में बदलना है, 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो आप एक बात बताओ, चलो ये देख लो कितना आ गया, 2 0 3 0, ये 3 0 से 3 0 कटेगा, 25 से 100 कटेगा 4 बार है ना, 4 से काट दो, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 13 14 15, 3 बचा, 4 8 32, 33 34, 2 बचा, 4 पंजे 20, और बटे में कितना आ गया, 10 आ गया। तो 10 का भाग दोगे तो 3.85 आना चाहिए, 3.85 लीटर आना चाहिए, आंसर आ जाएगा मेरा 3.85 लीटर, 3.85 लीटर। ये लो, ऑप्शन नंबर तीसरा आंसर आ जाएगा। एक समकोण त्रिभुज है, ABC, ABC, एंगल B बराबर 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री हो गया। टेन A बराबर 1 है। टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार दे रखा है हमें, 1 बटे में कुछ नहीं तो 1। अब मैं एंगल A मैंने यहां माना हुआ है, ध्यान देना, तो इसके सामने परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर ये रहा, तो इसका आधार ये होगा, आधार होगा 1 है, तो ये एक, तो ये क्या बनेगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट 2 है ना। अब मुझे पूछा क्या है, ध्यान से समझना मुझे पूछा है 4 साइन ए कोस है, तो देखो 4 इंटू साइन ए, साइन ए कितना होगा, ये साइन थीटा निकालना है। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो इसके सामने लंब होगा 1 बटे कर्ण कितना होगा, रूट 2, इंटू कोस ए निकालना है। कोस ए, कोस ए क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार ये रहा, कर्ण ये रहा, 1/√2, तो ये आ गया 4 इंटू 1/2, यानी कि 2 से 4 कटेगा, 2 आंसर आना चाहिए इसका, 2 आंसर आ गया इसका, है ना। सेक थीटा 29/20 है क्या बेसिक कचरा सवाल है, सेक थीटा दे रखा है मुझे, देखो थीटा कहीं भी रख दो, यहां रख देता हूं मैं, है ना। सेक थीटा क्या होता है कर्ण बटे आधार, तो ये कर्ण ये रहा, तो 29 ये रहा, आधार जहां एंगल बनता है वो आधार होता है, आधार यहाँ है, तो आधार आपका कितना हो गया 20, तो अगर ये 20 ये 29 तो ये 21 होगा, 20 21 29 ट्रिपलेट होता है, ठीक है 3 कोसेक थीटा, तो देखो 3 इंटू कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या होता है, साइन कोसटेन कोसेक, कोसेक क्या होता है, एल एल बटे के है, तो के बटे ए, के बटे एल, कर्ण बटे लंब, कर्ण ये रहा, लंब ये रहा, 29/21 आ गया, तो 29/21 आ गया ये, ठीक है, प्लस 3 कोट थीटा, कोट थीटा क्या होता है, आधार बटे लंब, आधार कहाँ है, ये रहा, बटे लंब कितना है 21 है, चलो उड़ा दो इसको, 3 से 21 कट जाएगा क्या 7 बार, 3 से 21 यहाँ पे भी 7 बार कटेगा, 20 और 20 40 और 49, 49/7, यानी कि 7 आंसर आना चाहिए इसका, 7 आंसर आ गया, ये खत्म कोस 24 डिग्री m/n है, कोसेक 24 माइनस कोस 66, ये सेम टू सेम है, यहाँ बीच में प्लस दे दिया, यहाँ माइनस दे दिया, और वही ये कोस 24 m/n है, मैं बता देता हूँ चलो देखो सेम सवाल है यार, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बेसिक 24 डिग्री है, कहीं भी रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, ये तो फिक्स है 90 है, मैंने यहाँ रख दिया, मान लो 24 डिग्री है, तो एक एंगल क्या बचा, 66 बचा, फिर 24 और 66 90 हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो रहा है, 6 2 8 9 देखो कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, है ना, आधार, इस एंगल की बात हो रही 24 की, तो इसका आधार ये होगा, है ना, तो आधार हो गया m, आधार बटे कर्ण, कर्ण हो गया हमारा n, तो ये m है ये n है ना, ये m है ये n है, तो एक बात बताओ, ये m है ये n है, तो ये कितना बचेगा, ये वाला पोर्शन, ये बचेगा रूट में n का स्क्वायर माइनस m का स्क्वायर, ये होगा। अब कोसेक 24 डिग्री कितना होगा कोसेक 24, हाँ, कर्ण बटे लंब, तो कर्ण, कर्ण ये रहा बटे लंब ये रहा, 24 के लिए लंब ये होगा, तो कर्ण बटे लंब, n बटे में ये आ जाएगा, तो n बटे में क्या आ गया, अंडर रूट में n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, है ना, माइनस कोस 66, अब ये इस एंगल की बात हो रही है, कोस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार ये रहा, कर्ण वो रहा, ये बटे में n, है ना तो रूट में n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर बटे में n आ जाएगा, एलसीएम ले लीजिए
एलसीएम कितना आएगा, एन इंटू एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, है ना। इसका मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो एन स्क्वायर आ जाएगा, माइनस इसका मल्टीप्लाई वहाँ हो जाएगा तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा तो एन स्क्वायर आ जाएगा माइनस का, और माइनस माइनस प्लस का एम स्क्वायर आ जाएगा। ये इससे कट जाएगा, एम स्क्वायर बटे में एन इंटू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। ये तीसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगली शिफ्ट 17 नवंबर की, नवंबर नहीं सितंबर, 17 सितंबर की ये सेकंड शिफ्ट जो 12:30 बजे हुई थी। चलिए, के किस मान के लिए समीकरण इसके में अनंत संख्या में हल होंगे, के का मान निकालना है। तो बेसिक सवाल है, 4 का 3 गुना है 12, तो 5 का 3 गुना हो जाएगा 15, तो के बराबर 15 आ जाएगा यहाँ पे, है ना। बेसिक सवाल है। 8 ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 27 सी का क्यूब बराबर 18 एबीसी। देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3 एबीसी नहीं दिख रहा आपको, ये ए का क्यूब है यानी कि 2 ए का क्यूब है, प्लस ये बी का क्यूब है तो ये बी का क्यूब है, प्लस सी का क्यूब है, सी मतलब 3 सी का क्यूब है, और बराबर 3 एबीसी नहीं है क्या। 18 एबीसी कैसे आएगा, इन सब का मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी, इन दो नीचे छेतिया 18 एबीसी, ये 18 एबीसी। तो ये तो अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3 एबीसी होता है तो वहां ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है। आप ये बात जानते हो कि यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तभी होगा जब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर थ्राइस एबीसी होता है। ये बात जनरल छोटी सी है गुड्डू, ये आप सभी लोग जानते हो, छोटी सी चीज है ये, है ना। तो ये हो रहा है, तो ये बोल रहा है एबीसी में रिलेशन बताइए, बी प्लस 3 सी बराबर -2 है, बी प्लस 3 सी, हाँ उठा के इधर फेंका और कुछ नहीं है, तो बी प्लस 3 सी बराबर क्या आ गया, माइनस का 2a, ये उसको उठा के इधर फेंक दिया और कुछ नहीं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, चुनाव लड़ते हैं, 80% ने वोट डाले हैं, ठीक है। कुल मतों की संख्या पूछिए, मान लो कुल मत है x का 80% लोगों ने वोट डाला, 80% यानी कि 4/5 लोगों ने वोट डाला, 5% इनवैलिड हो गए, 5% होता है 1/20, मतलब 20 में से एक इनवैलिड हो गया तो 19 बचा, है ना। 20 में से जो वैलिड है ये वैध मत हो गए। अब विजयी उम्मीदवार को 70% वैध मत मिले हैं और वो इतने मतों से चुनाव जीत गया है, तो अगर विजयी जो जीता है उसको 70% मिले तो हारने वाले को 30 मिले होंगे, तो हार जीत का कारण कितना है, इसको 70 मिले उसको 30 मिले होंगे। 70 और 30 में डिफरेंस आता है 40% का, 40% होता है 2/5, इसी 40% वोट यानी कि 2/5 से वो जीता है, और जो कि कितने हैं 36,480 है, तो 36,480 के बराबर है। बस मुझे एक्स निकालना है यहाँ से, कितनी बार कटेगा भाई, 4 दूनी 8 है, 8 से काट दो, 8 चौके 32, 4 बचेगा, 8 पंजे 40, 4 बचेगा, 8 छंग 48, 0। 19 से काट दो, 19 दूना 38, 38 और 7 बचेगा, 19 चौके 76, 240 आ गया। ये 20 पंजे 100 होता है, ये 100 है मतलब 2 जीरो है खाली, तो 224, 24 पंजे 480, नहीं 24 पंजे 120, 120, 24 पंजे 120 जीरो, और ये 2 जीरो ये इसके, यानी कि टोटल वोटर्स की संख्या हो गई 1,20,000। 1,20,000 ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है, ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 हाथों से गुजरने वाली एक वस्तु को मूल लागत के 40% लाभ पे बेचा जाता है। पहला व्यापारी 30% लाभ कमाता है, दूसरा ये है, मतलब सरकार की योजना है, सरकार ने 5 लाख रुपए किसी व्यक्ति को देने के लिए कहा कलेक्टर को, तो कलेक्टर साहब ने अपना कमीशन रख लिया, मतलब पहले व्यक्ति कलेक्टर साहब हो गए, दूसरा जो आपके घर पे पैसा देने आया उसने अपना कट रख लिया और आपको दिया, तो आपको मिले 40% पैसा, 40% लाभ आपको हुआ है टोटल। लेकिन कलेक्टर साहब ने पहला कट मार लिया 30% का, तो जो आपके घर देने आया दूसरा बंदा उसने कितना कट मारा है, बस ये पूछा है। अब 2 हाथों से गुजरा है पैसा, तो पहले बंदे का टोटल लाभ हुआ है 40% का आपका, लेकिन पहले बंदे ने 30% कमा लिया, दूसरे ने कितना कमाया। बेसिक सवाल है, सक्सेसिव है और कुछ नहीं है। सक्सेसिव है भाई, पहले बंदे ने 30% लाभ कमाया, दूसरे ने पता नहीं कितना कमाया, तो x मान लो, 30 और x का सक्सेसिव लगा, तो 30 + x + 30 गुणा x/100, और टोटल प्रॉफिट है 40 के बराबर। ये तरीका है, इसको आप ऐसे कर लीजिए, ये 30 गया तो ये कितना आ गया, 0 0 कटेगा, x ये आ गया 13x/10 बराबर 10, x बराबर 100/13 है ना, 100/13,
13 सत्ते 91 और 9 100/13, ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, एक तरीका ये है इसको करने का। अदरवाइज आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो कि पहले बंदे, देखो टोटल प्रॉफिट हुआ है 40% का। आप एक बात बताओ ये आंसर आ गया। आप देखो टोटल प्रॉफिट हुआ है 40%, 40% होता है 2/5, यानी कि 5 का सामान पे 7 का लाभ, ये कुल लाभ है। लेकिन कुल लाभ में से पहले बंदे का लाभ दे रखा है 30%, 30% होता है 3/10, यानी कि इस बंदे ने 10 का सामान 13 में बेचा है ना, बस। तो दूसरे ने कितने में बेचा, ये दूसरे का ही प्राइस है, दूसरे का ही प्राइस है। अब 5 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, काट दो पहले, तो 7 दूना ये 14 आ गया, ये 13 आ गया इधर। तो कोई सामान 13 का था, 14 का हो गया, एक फायदा 13 पे 100 पे कितना, यहाँ से भी आंसर 100/13 ही आएगा, जो कि यहाँ पे आया था 100/13, यहाँ पे भी 100/13। ये दूसरा तरीका इसको करने का। एक मोटर बोट को धारा के अनुकूल जाने में 18 घंटे लगते हैं, समान दूरी तक वापस आने में 36 घंटे लगते हैं। नाव की स्थिर जल में चाल और धारा की चाल में रेशो बताओ। बेसिक सवाल हो गया। देखो समान दूरी जा रहे हैं, डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट है तो टाइम और स्पीड इनवर्स हो जाएंगे। भाई अनुकूल डाउन स्ट्रीम में और अप स्ट्रीम में उन्हें 18 घंटे और 36 घंटे लग रहे हैं, यानी कि इनकी स्पीड का रेशो 1 से 2 आ गया, मतलब टाइम का रेशो। तो टाइम का रेशो जो है उसका जस्ट इनवर्स होता है स्पीड हमारा 2:1 है ना, ये काट दिया 18 एकम 18, 18 दूनी 36, ये काई का रेशो आया इनकी स्पीड का। अब डाउन स्ट्रीम होता है x + y = 2, x - y बराबर ये। तो अगर मुझे x चाहिए, मुझे यहाँ से अगर x निकालना है, यानी कि नाव की चाल और धारा की चाल पूछिए, तो नाव की चाल हमेशा इन दोनों का योग होती है, 3 योग का आधा होता है एक्चुअली में, है ना, तो योग का आधा कर दो, और धारा इन दोनों के अंतर का आधा, यानी कि 2 में से 1 गया तो 1, 1 का आधा, तो ये इससे कटेगा तो 3 एक आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। x का वो मिनिमम वैल्यू बताना है जिसके लिए ये संख्या 9 से कटेगी। अब ये संख्या अगर 9 से कट रही है, एक बात बताओ, ये संख्या 9 से कब कटेगी, जब इसके अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। 7 और 5 12 और 6 18, 18 9 से कटता है, हटा दो। 7 और 1 8, 8 में 1 जोड़ोगे तभी तो 9 आएगा, तो x का मान 1 आ जाएगा। बेसिक सवाल है ना। पुरुष महिला का रेशो 5:3 है, मेल फीमेल का रेशो 5:3 आ गया। ये बोल रहा है 150 एक्स्ट्रा महिलाएं और आ गई, इसमें 150 फीमेल और आ गई है, तो फीमेल जो है वो 150 और आ गई, तो ये रेशो कितना हो गया, 5:4 हो गया, रेशो 5:4 हो गया। ठीक है, पुरुष कितने हैं उसमें, तो क्या सवाल है, 750 है। ये तो देखो ना 3 से 4 हो गया, तो रेशो 1 बढ़ गया। ये कह रहा है 150 महिला आ गई, हम कह रहे हैं 1 महिला आ गई, तो 1 की वैल्यू 150 है। तो पुरुष पूछे, पुरुष पहले जितने थे उतने ही है, तो पुरुष की वैल्यू पूछिए 5 की वैल्यू, तो 15 × 5 = 750 आंसर आ गया। डायरेक्ट सवाल है, दिख रहा है वहीं पे। एक टंकी 2 पाइप द्वारा एक टंकी 2 पाइप द्वारा स्वतंत्र रूप से 8 मिनट 10 मिनट में भरी जा सकती थी। एक पाइप ए मान लो, एक पाइप बी मान लो। 8 मिनट 10 मिनट में टंकी को भर सकते थे, 8 मिनट 10 मिनट में टंकी को भर सकते हैं। 8 और 10 का एलसीएम कितना आ गया, 40 आ गया, तो 8 पंजे 40, 10 चौके 40, ये एफिशिएंसी आ गई इनके। दोनों पाइप को कुछ समय के लिए खोला जाता है, किसी अवरोध के कारण पहले पाइप से जल की पूरी मात्रा का 5/8 भाग दूसरे पाइप से 3/8 भाग प्रवाहित होता है। हालांकि अवरोध अचानक निकल जाता है, उस क्षण से 3 मिनट में टंकी भर जाती है। प्रवाह शुरू होने से पहले कितना समय लगा। देखो बेसिक सवाल है, जैसे आपके घर में भी कभी कभार क्या होता होगा, जो पानी की टंकी होती है छत की, उसमें कुछ कंकर वगैरह होता है, वो कंकर वगैरह नल में फंस जाता है, तो पानी, नल का जो पानी होता है वो थोड़ा कम बहने लगता है उस पाइप में से, है ना। तो अवरोध आ गया उस नल के अंदर, इसलिए वो पानी कम होगा। फिर आप क्या करते हो, नल को खोलते हो, प्लम्बर से खुलवाते हो और उसको साफ कर देते हो, फिर पानी पूरा आने लग जाता है उसमें से। तो वही है, बस कुछ नहीं है कि जैसे ही अगर उस नल में अवरोध आया, यानी कि उसमें कुछ रेती वगैरह फंस गई, तो पानी कम हो गया, यानी कि वो अपनी क्षमता से काम नहीं कर रहे थे, अपनी क्षमता से कम पानी डाल रहे थे बाहर, है ना। तो अपनी क्षमता का केवल 5/8 भाग का ही प्रयोग कर रहे थे, दूसरा पाइप इतनी क्षमता से ही भर रहा था। जैसे ही कंकर बाहर निकाला, अचानक निकल गया वो अवरोध, तो उस क्षण से केवल 3 मिनट में ही टंकी भर गई। समझ में आ गया। तो बेसिक सवाल है, ये ओरिजिनल क्षमता है इनकी, अवरोध के कारण वो अपनी इस क्षमता और इस क्षमता से, मतलब इस ओरिजिनल क्षमता का 5/8 और ये दूसरा वाला नल अपनी क्षमता का 3/5 से चला। मान लीजिए ये दोनों नल यहाँ से भर रहे थे टंकी को, ये भरते 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 और यहाँ टंकी भर गई, और ये दोनों भरते रहे भरते रहे भरते रहे भरते रहे, तो पता चला कि उसमें अवरोध है। दोनों पाइप को खोला और किसी अवरोध के कारण पहले पाइप से पूर्ति नहीं हो पाई। देखो पता नहीं कितनी देर तक अवरोध था, मुझे नहीं पता, तो मैंने मान लिया कि मान लो x
ये मिनट में है ना, हाँ, तो x मिनट तक अवरोध रहा उसमें, ये मैं मान लेता हूं कि x मिनट तक अवरोध रहा। ये दोनों पाइप ए और बी दोनों को खोल दिया मैंने, है ना। x मिनट तक अवरोध रहा, दोनों अपनी क्षमता से काम नहीं कर पाए ढंग से, और जैसे ही x मिनट के बाद अवरोध यहां से हटा, अवरोध यहां से हटा, तो इन्होंने ये जो आगे की टंकी है वो मात्र कितने, जैसे अवरोध हटाने के बाद 3 मिनट में टंकी भर दी दोनों ने मिलके, है ना। तो ए और बी ने मिलके आगे की टंकी 3 मिनट में भर दी। एक बात बताओ, एक बात बताओ, एक बात बताओ, पहले ए और बी चल रहे थे, किस क्षमता से चल रहे थे, तो देखो ढंग से समझना। ए और बी अपनी किस क्षमता से चल रहे थे, तो जो ए की क्षमता थी 5, वो 5 से नहीं चल रहा था, 5 के 5/8 से। तो ए अपनी 5 की 5/8 क्षमता से चल रहा था, प्लस बी कितनी क्षमता से चल रहा था, बी 4 क्षमता से नहीं चल रहा था, बी पाइप 4 के 3/5 क्षमता से चल रहा था। तो ये दोनों मिलकर कितने मिनट तक चले, x मिनट तक चले, ऐसे ही खराब क्षमता के साथ। फिर प्लस, फिर दोनों ने मिलकर 3 मिनट में टंकी भर दी। तो दोनों की क्षमता ये सही होने के बाद, ये खराबी वाला हिस्सा है, जब नल खराब था तो इनकी क्षमताएं इतनी इतनी थी, और जैसे ही सही हो गई खराबी सही होने के बाद, तो सही क्षमता हो गई, तो वापस इनकी क्षमता सही हो गई, तो ये 5 से ही भरेगा, ये 9 से 4 से ही भरेगा, दोनों मिला के 9 भरेंगे, और 9 के हिसाब से 3 मिनट तक ये भरते रहे, और पूरी टंकी इन्होंने कितने 40 लीटर की भर दी। ये हमारा सवाल आ गया। तो आप एक काम करो ना, 9 या 27 है, 27 इधर घटा दो, तो 40 - 27 13 बचेगा, यानी कि ये वैल्यू पूरी 13 के बराबर है। ये 25/8 आ गया, ये 12/5 आ गया। 5 का मल्टीप्लाई करो, 5 × 5 25, 25 × 5 125, तो ये 125 आ गया, प्लस 4 × 12 12 8 96, ये 96 आ गया, बटे में 40, x बराबर किसका, 13 के बराबर। तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया, 13, और बटे में ये देखो 40 ऊपर चला जाएगा, इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई होके नीचे कितना आएगा, 5 6 11 12 और 10 22। तो 13 से काट सकते हैं क्या, ऐसे आड़ा टेढ़ा ऑप्शन आ रहा है क्या, बटे में 13 नहीं, बटे में कितना आ रहा है, 1 मिनट देख लेता हूँ, 13 एकम 13, 9 बचा, 13 7 91, बटे में 17 आ रहा है, 17 एक ही ऑप्शन में आ रहा है ये वाला, बाकी तो 37 है, 7 है, 16 है ना। क्या देखो 17 दूनी 34 और 6 40/17, ये देखो 40/17, तो यहाँ पे 40/17 आंसर आ जाएगा आपका। a³ + 3a² + 3a बराबर 7, a² + 2a का मान कितना होगा, बेसिक सवाल हो गया। देखो क्यों बेसिक हो गया कि देखते ही पता चल रहा है, 3 में 3 जोड़ोगे 6, 6 में 1 जोड़ दो तो 7 हो जाएगा, यानी कि a को गिनो ही मत, मतलब a को 1 गिन लो। अरे वैल्यू पुटिंग है यार, पुट कर दो, a बराबर 1 सामने दिख रहा है, a बराबर 1 रख दो, तो ये 3 × 1 3, प्लस ये भी 3, तो 3 3 6, 6 और 1 7 बराबर 7 आ रहा है। यहाँ रख दो 1 का स्क्वायर प्लस 2 × 1, ये 1 + 2, आंसर 3 आना चाहिए हमारा, 3 आ रहा है, खरक हटा दो। समकोण त्रिभुज एबीसी में ये समकोण त्रिभुज एबीसी में एंगल सी 90 है, ये जो एंगल सी है ये 90 है, ए और बी कहीं भी रख लो, ये ए है ये बी है ना। सी एम ए बी पे परपेंडिकुलर है, ये जो सी एम है देखो, ये जो सी एम है, ये सी एम ये परपेंडिकुलर हो गया उस पर, ठीक है, ये सी एम ये यहाँ पे परपेंडिकुलर हो गया ए बी पर, है ना। ए बी 18 है, ये पूरा 18 है, बी एम 6 है, बी से एम तक 6 है, तो अगर ये 6 हो गया और पूरा 18 है तो ये इधर 12 बचा, है ना। सीएम पूछा है, ये तो आप जानते हो सिमिलरिटी और कुछ नहीं है, इसमें 4-5 रिजल्ट्स बनते हैं, आप सब पढ़ा होगा, आपने पढ़े होंगे, कुछ नहीं है। देखो ये सी एम है, तो सी एम का जो स्क्वायर होता है, सी एम का स्क्वायर वो बराबर होता है ए एम इंटू एम बी के, है ना, प्रॉपर्टी है। तो सी एम अगर निकालना है तो यहाँ स्क्वायर रूट लगा दो, स्क्वायर रूट में ए एम यानी कि 12 है, इंटू एम बी यानी कि ये 12 इंटू ये 6, तो 12 छंग 72 आ गया रूट में, 12 छंग 72 आ गया, 72 होता है 24 या 72 नहीं, क्या ऑप्शंस आ रहे हैं, 6 4 2 1 7 6 36, 36 दूना 72 होता है ना, 36 है, इसको 36 दूनी 72 लिख सकते हैं, 36 का 6 बाहर आ जाएगा, 2 अंदर बचेगा, और क्या 6 रूट 2 आंसर आ गया। एम और एन 12 8 त्रिज्या वाले 2 वृत्त के केंद्र हैं, तो देखो 2 वृत्तों के केंद्र दे रखे हैं, एक ये रहा वृत्त, है ना,
एक की त्रिज्या 12 है, एक की त्रिज्या 8, एक बड़ा है एक छोटा वृत्त है, ठीक है, ये बना दिए मैंने दो वृत्त। अभी क्या बोल रहा है, इनकी इनके केंद्र हो गए एम और एन, है ना, तो इसका केंद्र हो गया एम, इसका केंद्र हो गया एन, की त्रिज्या हो गई 12 और 8, तो इसकी त्रिज्या हो गई 12, की त्रिज्या हो गई 8। क्यू आर वृत्त की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है। ठीक है, क्यू और आर, तो ये रहा क्यू, ये रहा आर, यहां से मिला दें इसको बन। ठीक है, एम एन 16 है, ये पूरी लेंथ हमारी 16 दे रखी है हमें। क्यू आर पूछा है, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पूछिए, कुछ नहीं, बेसिक सवाल है। देखो एक बात बताओ, ये 16 है तो मैंने इसी के पैरेलल एक लाइन यहां खींच दी, कहां, यहां पे, है ना, ये इसके पैरेलल लाइंस हो गई ये। ठीक है, ये पैरेलल लाइंस हो गई इसके, ये इस लाइन के पैरेलल हो गई, है ना। तो ये 16 है तो क्या ये भी 16 बनेगी क्या, तो फॉर्मूला भी लगा सकते हो अगर आपको ये समझ में ना आए। तो ये 8 हो गया, तो ये 8 हो गया, तो ये 4 बचा, तो ये 16, ये 4 और यहाँ 90 डिग्री बनता ही है, तो 16 4, तो वो कितना होगा 16 का स्क्वायर, भाई क्यू आर चाहिए आपको, तो क्यू आर का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16 का स्क्वायर। तो क्यू आर बराबर 16 का स्क्वायर 256, 4 का स्क्वायर 16, और यहाँ स्क्वायर हटाओगे तो स्क्वायर रूट, तो क्यू आर बराबर 6 माइनस 6 0, 25 माइनस 1 24, 240 आ गया। ये कितना होता है 40, 40 छंग नहीं, 40 नहीं, 4 देखो 4 गुणा 60 है 16, 16 गुणा कितना हो जाएगा 16 गुणा 16 गुणा 16 एकम 16, 8 बचेगा, 16 पंजे 80, 16 पंजे है ना, 16 एकम 16, 16 पंजे 80, 15 आ जाएगा, 16 का 4 बाहर अंदर 15, 4 रूट 15 आंसर आना चाहिए इसका, 4 रूट 15, 4 रूट 15, ये रहा ऑप्शन नंबर सेकेंड आंसर। ए बी सी डी केंद्र ओ वाले एक वृत्त में खींची गई दो समांतर जीवाएं हैं। देखो बेसिक सवाल है, ये देखते हैं अपन, ये जीवा वाले सवाल तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं आपको, कोई गलती से गलत बोल ना दे, है ना। ए बी सी डी केंद्र ओ वाले वृत्त में दो जीवाएं हैं, ये ओ केंद्र हो गया इसका, इसमें दो जीवाएं हैं, जीवा खींच दो इसमें, अच्छा एक साइड है दोनों साइड है, समांतर जीवाएं हैं, दोनों जीवाओं के बीच की दूरी 21 है, मतलब अलग अलग है। एक जीवा इधर मान लेते हैं, ठीक है, पैरेलल एक और जीवा यहाँ पे मान लेते हैं, समांतर जीवाएं हैं दोनों के दोनों, एक जीवा यहाँ बना दी मैंने, ठीक है। इन जीवाओं के बीच की दूरी मुझे दे रखी है कितनी है 21 है, है ना, ये जीवाओं के बीच की दूरी कितनी आ गई 21 आ गई। चलो ये टोटल दूरी यहां से यहां तक 21 है, क्या बोल रहा है एबीसीडी की लंबाई 24 और 18 है, मैंने एक जीवा को 24 मान लिया, एक को 18, तो एक 24 है अगर मान लो, तो 24 अगर एक है तो एक बात बताओ 24 है तो 12 12 हो गई है, 12 इधर 12 इधर, और एक 18 है तो 9 9 इधर हो गई। अब 9 12 दिखा तो 15 भी दिखेगा, है ना, तो ये 9 है, ये 12 हो जाएगा तो ये 15 हो जाएगा, 9 अगर ये 12 मान लो, 9 12 15, ट्रिपलेट है, तो मैं 9 मान लूँ, 9 12 तो ये 15 हो जाएगा, तो 12 और 9 देखो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा 21 भी हो रहा है ना, ट्रिपलेट का खेल है और कुछ नहीं है गुड्डू, 21 हो गई टोटल दूरी इनके बीच की। आपसे क्या पूछा है, वृत्त की त्रिज्या किसके बराबर है, रेडिया इसकी 15 हो जाएगी, बेसिक सवाल है। साइन ए प्लस कोस है 1/2√2 है, साइन की पावर 4a प्लस कोस की पावर 4a कितना होगा। देखो साइन दे रखा है, साइन की पावर 4 है, पावर 4 तक जाना है, स्क्वायर कर सकते हैं अपन, वर्ग कर दो इसका वर्ग, तो वर्ग करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस देखो वर्ग करने पर मैं 2-3 स्टेप बढ़ा दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए किसी को, आप आगे बढ़ जाना, मैं मतलब देखो डायरेक्ट भी लिख सकता हूं मैं, ये होगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 1 उधर जाएगा तो इधर आएगा कितना 2 का स्क्वायर 4 4 दूनी 8, 1/8 -1 मतलब माइनस का 7/8,
माइनस का 7/8 यानी कि माइनस का 7/16 आ जाएगा। नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं, माइनस का 7/16 आ रहा है, ये देखना आना चाहिए आपको बस, है ना। मैं बता देता हूँ चलो कैसे आया, वर्ग कर लेता हूँ। तो मैं इधर भी वर्ग करूंगा, इधर भी, दोनों साइड वर्ग कर दिया, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, है ना। 2-4 स्टेप बढ़ा देता हूँ पर समझ में आ जाए आपके, है ना। प्लस 2 साइन ए कोस ए, तो 2 साइन ए कोस ए बराबर कितना आ गया, 1/8 आ गया ये, है ना। 2 का स्क्वायर 4, 2 √2 का स्क्वायर 2, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है 1, 1 उठा के इधर फेंक दोगे, 1 उठा के इधर फेंक दोगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, तो 8 एकम 8 -1 यानी कि माइनस का 7/8, और ये 2 भी चला जाएगा बटे में, तो साइन ए कोस ए कितना आ जाएगा, साइन ए कॉस ए बराबर माइनस का 7/8 था, 2 और चला गया तो माइनस का 7/16 आ जाएगा, ये देखो माइनस का 7/16 आ जाएगा, ठीक है। चलो भाई, अब हमसे पूछा हुआ है साइन की पावर 4a प्लस कोस की पावर 4a कितना होगा। ये क्या होता है आप एक बात बताओ, ये होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कर दूं मैं इसको क्या। भाई एक बात बताओ, ये इसका स्क्वायर कर दूंगा तो पावर 4 आ जाएगी क्या, आ जाएगी। मैंने कहा कैसे देखो साइन की पावर 4a प्लस कोस की पावर 4a प्लस 2 साइन है, साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर है, यही होगा क्या ये इसके स्क्वायर के बराबर होगा। और एक बात बताओ, इसकी वैल्यू तो वैसे ही 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर 1, तो LHS में तो 1 आ गया बराबर, अच्छा 1 आ गया, और माइनस का 2 साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर इधर ले आओ, तो 2 साइन स्क्वायर ए है ना, ये ऐसे आएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आता है पूरा, मैंने कहा इसकी वैल्यू होती है 1, 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, और ये 2 साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर इधर आएगा, तो माइनस का 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए बराबर आ जाएगा इसकी वैल्यू साइन की पावर 4a प्लस कोस की पावर 4a, है ना। तो 1 माइनस, देखो 1 माइनस 2, 2 बाहर निकाल लो, साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर दोनों का स्क्वायर है, तो साइन ए कोस ए का मतलब क्या है, -7/16, उसका स्क्वायर कर दीजिए, ऐसी कुछ आड़ी टेढ़ी वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो 1 माइनस 2 इंटू -7 का स्क्वायर 49, 16 का स्क्वायर 256, 2 से काट दो, 2 अट्ठे नहीं 2 एकम 2, 2 से कटेगा 28 दूनी 56, तो 128 एकम 128, तो ये आएगा 128 -49 अपॉन 128, 18 में से 9 गया तो 9 बचेगा, 12 माइनस 5 यानी कि 7 बचेगा, 79/128, 79/128 ऑप्शन नंबर सी आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। ये बताओ, बेलन की ऊंचाई और व्यास का रेशो दे रखा है, तो उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है बेलन का वक्र पृष्ठ का सॉरी टोटल सरफेस एरिया और वक्र पृष्ठीय एरिया का रेशो पूछा है। अच्छा देखो, बेलन का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr r प्लस एच, तो 2πr r प्लस एच, और वक्र पृष्ठ 2πr और h, है ना। रेडियस और हाइट सेम सेम है, तो ये 2πr से ये 2πr कट जाएगा, यानी कि यहाँ r और h का योग, यहाँ h, तो r और h का योग पूछा है। तो देखो r कितना है, रेडियस होगी इसकी आधी 14, 14 और 12 कितना होगा, 14 और 2 16, 10 26 आ जाएगा ये, है ना। और यहाँ हाइट पूछी है, हाइट हमारी ये आगे वाली है 12, तो रेशो निकालोगे तो इसका आधा 13, इसका आधा 6, 13/6 आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। सम चतुर्भुज PQRS में, तो देखो एक रोम्बस है, कट्ठे गयो अट्ठे है, ये रोम्बस हो गया, PQRS नाम दे दो, ये PQRS ना, एक रोम्बस हो गया PQRS। ये बोल रहा O एक आंतरिक बिंदु इस प्रकार है कि OP बराबर है OR के, OP OR के बराबर है, O कहीं बिंदु है, OP OR के बराबर, ठीक है। मैंने इसका विकर्ण खींच दिया है, OP OR के बराबर है चलो, तो यहाँ पे कई बिंदु मान लिया मैंने OP,
और ये OP और बराबर है OR, ये दोनों बराबर हैं। SOQ कितना होगा, हमें SOQ मिलाना है। ये SOQ पूछा है हमसे, ये SOQ। SOQ का अंशीय माप, बेसिक सवाल हो गया है। तो ये क्या सवाल है भाई, समचतुर्भुज है, दोनों विकर्ण, अगर यहाँ O होगा, देखो पहले तो आप ये बात जानते हो कि कोई भी समचतुर्भुज होता है, दिख ही नहीं रहा होगा, कोई भी रोम्बस होता है, समचतुर्भुज होता है, तो इसके दोनों विकर्ण, पहली बात तो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यानी कि अगर ये पूरा 20 का है तो 10 इधर बचेगा, 10 इधर बचेगा। तो उसने ये लाइन लिख के ऐसे ना दी और उसने उल्टा दे दी कि ये बराबर ये है ना। दूसरा, उसके जो दोनों विकर्ण होते हैं वो हमेशा 90 डिग्री पे काटते हैं एक दूसरे को। तो अगर ये विकर्ण है तो ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे, ये भी 90 पे, ये भी 90 पे, ये भी 90 पे, ये भी 90 पे और ये भी 90 पे। तो आपसे अगर SRQ पूछ ले, मतलब SOQ पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, सब एंगल 180 डिग्री होंगे इसके। मतलब जो केंद्र पे बनेंगे दो एंगल का योग हमेशा 180 होगा। तो आपसे क्या पूछा है, SOQ बताओ, यानी कि ये S, ये O, ये Q। तो SOQ इधर देख लो या इधर देख लो, ये इधर एक साइड का पूरा 180 ही बनना है। 4 cos 90 माइनस थीटा साइन क्यूब 90 प्लस थीटा, 4 साइन 90 प्लस थीटा cos क्यूब 90 माइनस थीटा cos 180 प्लस 8 थीटा बाई 2। देखो ये है 4 cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, साइन क्यूब 90 प्लस थीटा। देखो क्यूब घबराना मत, यहाँ 6 भी लिख दे, लोड नहीं लेना उससे। आप ये देखो साइन 90 प्लस थीटा होता है cos थीटा, तो cos थीटा, तो cos की घात 3, साइन की 3 थी तो इसकी पावर भी 3 आ गई, माइनस 4 साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है cos थीटा, ठीक है। cos 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, है ना, बटे में cos 180 प्लस 8 थीटा बाई 2। देखो 2 है बटे में, 2 का भाग यहाँ भी दे दो, यहाँ भी दे दो, 2 का भाग दिया 180 में तो 90 है, तो cos 90 प्लस 4 थीटा, ये 2 का भाग 8 में दोगे तो 4 थीटा बचेगा खाली, और तो कुछ बचना नहीं है। तो ये 90 प्लस 4 थीटा है। अब cos 90 प्लस 4 थीटा बचा, 90 प्लस थीटा यानी कि cos नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का साइन 4 थीटा आएगा। देखो बताता हूँ कैसे। आप ये क्वाड्रेंट पढ़ते हो, या 0 होता है या 90 होता है, 180 270 आपने पढ़ा है ASTC, यहाँ ऑल पॉजिटिव, यहाँ साइन और केवल कॉसेक ही पॉजिटिव होते हैं, ये दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। उससे बड़े एंगल पे जाना भी नहीं है। मुझे एक बात बताओ, यहाँ बोला है cos 90 प्लस थीटा, तो 90 से बड़े एंगल में केवल साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होते हैं। ये तो बोल रहा है cos 90 प्लस थीटा, cos का कोई भी एंगल जो 90 से बड़ा है तो वो नेगेटिव ही होगा। यहाँ पे देखो ये दो ही तो पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे आप ऊपर देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे 90 प्लस थीटा, तो देखो साइन 90 प्लस थीटा, तो देखो साइन में 90 से बड़ा एंगल कोई भी होगा तो वो पॉजिटिव होगा, है ना। ऐसे ही देखो साइन 90 प्लस थीटा है, तो साइन 90 प्लस थीटा है तो 90 से बड़ा कोई भी एंगल होगा, 180 से छोटा 90 से बड़ा, साइन पॉजिटिव होता है लेकिन कोस नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा cos 90 प्लस थीटा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, साइन 4 थीटा, तो माइनस का साइन 4 थीटा, ठीक है। चलो क्या कर सकते हैं अब यहाँ से कुछ कॉमन निकाल लें क्या, साइन थीटा यहाँ भी है, यहाँ भी है, कोस कोस, तो कॉमन निकाल लो। चलो 4 कॉमन निकाल लो, 4 कॉमन निकाल लिया, 4 साइन थीटा कोस थीटा कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचेगा, कॉस क्यूब थीटा यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, माइनस साइन 4 थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो कुछ रिजल्ट्स हैं जो आपको याद होने ही चाहिए, मैं बता देता हूं आपको। देखो यहां पर क्या रिजल्ट आया है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है, ये होता है कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला, है ना, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। एक काम करें अपन, देखो मैं बताता हूं, यहां पे मैं लाइन खींच देता हूं, ये 4 है ना, अगर मैं इस 4 को ऐसे लिख दूं
2 गुना 2, 2 गुना 2, 4 को 2 गुना 2 लिख सकता हूँ। और साइन थीटा कॉस थीटा है तो देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा है, और इनटू ये पूरा किसका फॉर्मूला है, कॉस 2 थीटा का, तो कॉस 2 थीटा आ गया, डिवाइड बाय कितना है, -4 साइन 4 थीटा, 4 साइन 4 थीटा है ना। अब देखो गौर से देखो, ये किसका फॉर्मूला होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये होता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। क्लियर है, तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। तो देखो यहाँ पे 2 तो बाहर है ही सही ये वाला, और ये पूरा फॉर्मूला होता है किसका, साइन 2 थीटा का, तो 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। अब देखो यहाँ थीटा के साथ 2 लगा हुआ है और कुछ नहीं है, मैं इसको भी ऐसे तोड़ सकता हूँ। देखो मुझे एक बात बताओ, ये जैसे माइनस है आगे लिख दो, साइन 4 थीटा को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन 2 और थीटा की जगह 2 थीटा। देखो साइन 2 और थीटा की जगह 2 थीटा, 2 का मल्टीप्लाई अंदर करूंगा तो वापस 4 थीटा बन जाएगा। तो ये साइन 2 और ये पूरा थीटा मान लो। अब तो देखो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यही बनेगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ गुड्डू प्यारे दोस्त, समझ, ऊपर तो जो लिखा हुआ है वही लिख देता हूँ मैं, 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा। नीचे देखो ये माइनस है, साइन 2 और पूरा है ये थीटा, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 साइन थीटा, थीटा यानी कि 2 थीटा इंटू कॉस थीटा, थीटा यानी कि 2 थीटा। तो मुझे बताओ ये इससे कटेगा क्या, तो यहाँ पे क्या बचा, -1 बचेगा खाली, ये माइनस बचा नीचे और 1 बार कट गया, यानी कि -1 का आंसर आना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर 4 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये बताओ a बराबर x cos थीटा प्लस y साइन थीटा बराबर है, और b बराबर x साइन थीटा माइनस y cos थीटा है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना होगा। a बराबर दे रखा है, b बराबर दे रखा है, a स्क्वायर और b स्क्वायर पूछा, यानी कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके जोड़ दो, तो जोड़ना है वर्ग करके, तो ये a स्क्वायर में मैं डायरेक्ट b स्क्वायर जोड़ रहा हूँ, a स्क्वायर में b स्क्वायर जोड़ रहा हूँ, तो मैं इधर भी इसका स्क्वायर निकालूंगा, उसमें जोड़ दूंगा इसका स्क्वायर। तो मैंने कहा देखो ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये जो वैल्यू नहीं अलग है, चलो कोई नहीं, इसको आप निकालो यहाँ पे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2xy साइन थीटा कॉस थीटा, xy साइन थीटा कॉस थीटा, है ना। इसमें मैं जोड़ रहा हूं क्या, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है ना, प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2xy साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर है, चलो ये वैल्यू इससे कट गई। मैंने कहा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर किसके बराबर आया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो देखो यहाँ पे, यहां से मैं एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लूंगा इसमें से और इसमें से, तो एक्स स्क्वायर जैसे ही कॉमन आया अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर, और प्लस मैं यहां से और यहां से वाई स्क्वायर कॉमन निकाल लेता हूं, तो वाई स्क्वायर कॉमन निकाल लिया तो क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू भी 1 होती है, तो ये क्या आ गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या बराबर नहीं आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। ठीक है, चलो 2 शिफ्टें हमारी कंप्लीट हुई है। बाकी एक बार फिर से बता दूं, 4 नवंबर से नया बैच शुरू हो रहा है। जो भी मैथ्स में कमज़ोर है, थोड़ा बहुत उसको लगता है उसके नंबर कम आ रहे हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स याद नहीं रहते हैं, तो बहुत अच्छा बैच शुरू हो रहा है। डेली 1.5-2 घंटे की क्लास होगी आपकी। बहुत कम समय में हम आपका ये पूरा बैच कंप्लीट करवाएंगे, बिल्कुल जीरो से बहुत हाई लेवल तक का पढ़ाया जाएगा इसमें। ठीक है, अपने मैथ्स को और अच्छे मुकाम तक ले जाना है तो इस बैच में ज़रूर जुड़ जाएँ।
ठीक है, सारे क्वेश्चंस ये जितने भी करवा रहा हूँ ये सारे चीज़ें वहाँ पे टाइप वाइज पढ़ाऊंगा मैं। 2024 के सारे क्वेश्चंस, 23 के सारे क्वेश्चंस, CDS के क्वेश्चंस, है ना, SSC में जितनी भी एग्जाम होती है, व्यापम के भी सारे क्वेश्चंस कराऊंगा मैं, जो टाइप वाइज हमारे जो स्टैंडर्ड को बढ़ाते हैं वो सारे क्वेश्चंस कराऊंगा मैं। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं बहुत जल्दी आपसे कल।